भाभी के अवैध संबंध अपने ही देवर से चल रहे थे। भाभी आधी रात को अपने देवर के रूम में जाती है, जाने के बाद उसके पास बैठती है, उससे संबंध बनाने की कोशिश करती है। फिर जिसके बाद भाभी अपने देवर के प्राइवेट पार्ट को काट लेती है। फिर जिसके बाद वो नहीं रुकती है और ऐसा खूनी खेल खेलती है जिसमें पूरे रूम में खून ही खून हो जाता है और घर वालों में कोहराम मच जाता है। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिल्हौर की, जहां पर रहने वाली रूबी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। रूबी की शादी अब से 4 साल पहले बिल्हौर के ही रहने वाले समीर अली से हुई थी। समीर अली रूबी को अपने घर वालों के साथ ही रखा करता था। परिवार में माँ बाप और एक छोटा भाई यानी रूबी का देवर था। रूबी की ज़िंदगी ठीक तरीके से गुजर रही थी। शादी के बाद करीबन 3 या 4 महीने गुजरते हैं तो रूबी देखती है कि उसका शौहर, उसका पति समीर अली अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, पागलों जैसी हरकत कर रहा है। जिस पर रूबी इसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है और इस बात का जिक्र अपने सास ससुर से करती है। तो सास ससुर रूबी को बताते हैं कि रूबी, समीर अली की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है, बहुत ही जल्द अनकरीब ही ये ठीक हो जाएगा, फिर जिसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। रूबी इस बात को सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरे शौहर को एकदम से क्या हुआ है। फिर जिसके बाद करीबन शादी के बाद 1 साल पूरे तरीके से गुजरता भी नहीं है कि समीर अली की दिमागी हालत पूरे तरीके से बिगड़ जाती है। वो पागल हो जाता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, सड़क पर निकल जाता है और अपने माँ बाप और अपनी बीवी को भी पहचानना बंद कर देता है और यहाँ तक कि सड़क पर भीख मांगना शुरू कर देता है। जिस पर रूबी इस बात को देखती है तो पूरे तरीके से आग बबूला हो जाती है और अपने सास ससुर से कहती है, जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो तुमने मेरे से उसकी शादी क्यों की। जिस पर सास ससुर रूबी को समझाते हैं, बुझाते हैं और उससे कहते हैं, देखो इसकी बचपन से दिमागी हालत ऐसा नहीं है कि बिगड़ी हुई थी, अब आकर इसकी दिमागी हालत बिगड़ी है, संतुलन बिगड़ा है, लिहाजा अगर तुम इसका ख्याल रखोगी, इसका ठीक से इलाज कराओगी तो बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा, जब फिर तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक तरीके से गुजर जाएगी। फिर जिसके बाद रूबी इस बात को सुनती है तो चिंतित हो जाती है और वो अपने शौहर का पूरे तरीके से ध्यान रखना शुरू कर देती है। उसको टाइम से दवा गोली देती है, उसको टाइम से खाना पीना कराती है। वहीं दूसरी ओर इसी तरीके से वक्त गुजर रहा था, लेकिन रूबी की नज़दीकियाँ अपने ही देवर से बढ़ती जा रही थी और रूबी के अवैध संबंध अपने देवर से हो जाते हैं। इसी तरीके से 2 साल गुजर जाते हैं। फिर जिसके बाद रूबी को पूरी तरीके से निराशा हाथ लगती है। वो सोचती है कि अब मेरा शौहर ठीक नहीं होगा, अब मेरा पति ठीक नहीं होगा, लिहाजा मुझे इस बारे में अपने सास ससुर से बात करनी चाहिए। रूबी अपने सास ससुर से बात करती है और कहती है, देखो तुमने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। आपने इस बात को मुझसे छुपाया कि आपके बेटे का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। फिर जिसके बाद मैंने अपने 3 साल ज़िंदगी के गुजार भी दिए और मैं खूब अच्छे से रह भी रही थी और मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, लिहाजा मैं आपके बेटे के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आप एक काम कीजिए, जो मेरे माँ बाप ने आपको दान दहेज दिया था वो सब मुझे वापस कर दिए। मैं अपनी ज़िंदगी आपके बेटे के लिए बर्बाद नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके ख़िलाफ़ केस दर्ज करा दूंगी। इतना सुनना था कि देवर जैसी इस बात को सुनता है तो देवर अपने माँ बाप की तरफ हो जाता है। रूबी इस बात को देखकर और बुरी तरीके से आग बबूला हो जाती है। जब रूबी पूरी तरीके से आग बबूला हो जाती है तो कहती है कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। देवर से कहती है कि तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं तेरी ज़िंदगी भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दूँगी। रूबी ये सब बात बोलकर लड़ने के बाद अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम को दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर जिसके बाद आधी रात को रूबी उठती है और अपने देवर के पास जाती है, उसके पास बैठती है, उससे बात करती है और उससे संबंध बनाने की कोशिश करती है। फिर जिसके बाद रूबी अपने देवर के प्राइवेट पार्ट को काट लेती है। फिर जिसके बाद देवर पूरी तरीके से चिल्लाने लगता है, तड़पने लगता है। घर वाले जैसे ही इस आवाज़ को सुनते हैं तो रूम की तरफ दौड़ते हैं। रूबी एक चाकू निकालती है और अपने दोनों हाथों की नसों को काट लेती है। घर वाले आनन फानन में रूबी को और उसके देवर को अस्पताल लेकर जाते हैं, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा होता है। वहीं उस वक्त में रूबी के देवर की हालत गंभीर बताई जा रही थी। फिर जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस कहती है कि अगर कोई भी दोनों में से कोई तहरीर देगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन दोनों में से किसी की तरफ से भी तहरीर नहीं दी गई थी।
हालांकि इस घटना के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मैंने इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं योगेश श्रीवास्तव उनसे बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि अब उसका देवर था उसकी हालत बिल्कुल ठीक है और रूबी अपने घर से फ़रार है, अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पूरी तरीके से पुलिस जांच में जुटी हुई है, उसकी तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा जो रूबी के सास ससुर ने रूबी के साथ किया, यानी ये बात छुपाई कि उनके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्या ये सब सही था? और जो रूबी ने अपने देवर के साथ अपने साथ किया, क्या ये सब सही था? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रख सकें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।